अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। दुनिया भर में ईद उल अजहा अकीदत के साथ मनाई जा रही इस्लाम का अजीम त्यौहार ईद उल अजहा दुनिया भर में दीनी जज्बे और रूहानी अकीदत के साथ मनाई गई। सऊदी अरबिया, गल्फ कंट्रीज़, इंडोनेशिया, मलेशिया और इजिप्ट समेत कई ममालिक में मुस्लिम्स ने नमाज ईद अदा करने के बाद सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए कुर्बानी की। इंडिया के मुख्तलिफ हिस्सों में भी ईद उल अजहा मनाई गई। यूके, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस में भी ईद प्रेयर्स के बड़े इज्तिमा देखने को मिले। मसाजिद और ईदगाह में मुस्लिम्स ने अमन, भाईचारे और दुनिया भर में पीस के लिए ख़ास दुआएं की। नमाज के बाद कुर्बानी का सिलसिला शुरू हो गया, जो 3 दिन तक जारी रहेगा। फलाही तंजीमें और वॉलंटियर्स भी गरीब और ज़रूरतमंद लोगों तक कुर्बानी का गोश्त पहुंचाने में मसरूफ़ हैं। हज 2026 के ऑफिशियल नंबर्स जारी। सऊदी अरबिया के इदारे शुमारियात ने हज 2026 के ऑफिशियल फिगर्स रिलीज कर दिए। इस साल 17,07,301 हुज्जाज ने फरीज़े अदा किया। 15,46,655 पिलग्रिम्स एब्रॉड से सऊदी अरबिया पहुंचे, जबकि 1,60,646 लोकल हुज्जाज शामिल रहे। हज 2026 में 8,93,396 मर्द और 8,13,905 ख़वातीन ने शिरकत की। 14,85,729 हुज्जाज एयर रूट से पहुंचे, 54,429 लैंड रूट और 6,497 सी रूट से सऊदी अरबिया आए। ऑफिशियल्स के मुताबिक तमाम डाटा मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के रिकॉर्ड्स की बुनियाद पर तैयार किया गया। याद रहे, पिछले साल 16,73,230 अफराद ने हज अदा किया था। उत्तराखंड में स्कॉर्चिंग हीट ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, जबकि आईएमडी ने हीट वेव वार्निंग इशू कर दी है। मेट्रोलॉजिस्ट के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो सकता है। स्टेट के कई हिस्सों में लाइट से मॉडरेट रेनफॉल की भी पॉसिबिलिटी जताई गई है। घंटे के लिए हीट वेव का वार्निंग है, खासतौर से जो प्लेन्स एरिया है हमारा उनसे लगे हुए जो पहाड़ी जो जनपदों के एरिया हैं वहां पे। उसके बाद 28, जैसे मैंने बताया कि 28-29 तारीख में जो है हैवी रेन के भी एक आध जगह पे कहीं पे हैवी रेन हो सकता है, अदरवाइज उसके जो है हेल के चांसेस बन सकते हैं। और विंड स्पीड थोड़ा सा ज्यादा रहने का अनुमान है, जैसे 40 से 50 या 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार की तेज हवा भी 29 खासतौर से 29 तारीख को ऐसा हो सकता है। 30 तारीख में भी जो है इसी के आकाशीय थंडरस्टॉर्म के साथ साथ जो है आकाशीय बिजली गिरने के चांसेस है, और ये 40 से 50 किलोमीटर की तेज हवा के अनुमान है। येलो अलर्ट में है। तो अभी जो येलो ऑरेंज अलर्ट है 28 और 29 तारीख के लिए हमारे को हैवी रेन और ओलोवृष्टि की वजह से हमने कुछ स्थानों पे अभी दिया। गर्मी का मौसम है गुरुजी, तो नेचुरली आदमी छाया ढूंढता है, और कहीं ना कहीं जहाँ पेड़ होंगे थोड़ा छाया मिलेगी वहीं पे जाएगा आदमी गर्मी में। और गर्मी पिछली बार की अपेक्षा इस बार बहुत ज्यादा है, और अभी बता रहे हैं कि 25 तारीख से 9 दिन तक नौतप्पा चल रहा है। गर्मी के कारण बहुत ज्यादा बुरा हाल हो रहा है इस वक्त, और नौतप्पा भी शुरू हो गया है। तो आदमी क्या करे, कहाँ जाए, ठंडा पिए, गन्ना पिए, और सबसे बेटर तो है कि आदमी सत्तू वगैरह का इस्तेमाल करे, बेल का रस पिए, वो ज्यादा बेहतर है स्वास्थ्य के लिए। जब गर्मी इतनी पड़ रही है, घर से बाहर कौन निकलेगा ऐसी गर्मी में? गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है, कोई घर से बाहर ही निकलता। जो निकलता सुबह शाम निकलते हैं घर से बाहर। इलीगल स्ट्रक्चर्स को डेमोलिश किया जाएगा। अगर रोकने की कोशिश हुई तो बुलडोजर कुणाल घोष के घर तक भी जाएगा। गवर्नमेंट इन्फिल्ट्रेटर्स को बाहर निकालने के लिए एक्शन ले रही है। इन बातों का इजहार वेस्ट बंगाल मिनिस्टर दिलीप घोष ने किया। स्टेट में एंटी इंक्रोचमेंट और एंटी इन्फ्लेट्रेशन ड्राइव पर सियासत गर्म हो गई है। देखिए वेस्ट बंगाल मिनिस्टर दिलीप घोष का क्या कहना है। तो लोग क्यों कब्जा किया था जमीन, क्यों जम के बैठे थे? कुणाल घोष और उनके पार्टी के लोग उनको बैठाए थे, वो जवाब दे उनको। उनसे पैसा लिया गया, उनको जबरदस्ती वहां घर बनाने को दिया गया, पुलिस उनको प्रोटेक्शन दिया। अब कानून अपना काम कर रहा है, उसके सामने कोई नहीं है।
अब वो लोग ज्यादा बोलेंगे तो साथ में उनको भी अंदर जाना पड़ेगा, उनका घर तक भी बुलडोजर आएगा। ये तो पहले होना चाहिए था। बांग्लादेशी क्यों यहाँ रहेंगे? केंद्र सरकार की दिया हुआ सारे सुविधाओं की सुविधा ले रहे हैं, गरीब कल्याण योजनाओं का सुविधा ले रहे हैं। यहाँ भी उनको नागरिक बना करके, वोटर कार्ड आधार कार्ड दे करके, वोटर बना करके उनको वोट लिया जाता था, उनको सारी सुविधाएं दिया जाता था। वो नहीं चलेगा। सबसे ऐसे लोगों को अलग किया जाएगा और माननीय होम मंत्री बोल दिए हैं, गृह मंत्री, कि उनको सब भेजा जाएगा। अपने आप अपना देश चले जाए तो अच्छी बात है। जितना दिन कमाया खाया शुक्रिया उसके लिए, और नहीं तो फिर सरकार को अपना काम करना पड़ेगा। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के नतीजे भुगतने पड़ेंगे। आज़ाद भारत ने पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का सामना किया है। इंडिया को रिलीजियस फैनाटिज्म का जवाब देने का पूरा हक है। इन बातों का इजहार UNSC ओपन डिबेट में पाकिस्तान पर इंडिया का सख्त हमला रहा। इंडिया ने ग्लोबल फोरम पर टेररिज्म इशू को जोरों शोर से उठाया है। Mr. President, I am compelled to respond to baseless and unwarranted remarks made by Pakistan today. India would like to set the facts straight. Independent India began its life battling with cross-border aggression by Pakistan, which coveted Indian territories that had become a part of India as a result of their complete legal and irrevocable accession. Pakistan, by waging several wars and inflicting unprovoked aggression against India, and through its continued sponsorship of cross-border terrorism, has violated the principles of sovereignty and territorial integrity and peaceful coexistence. The use of cross-border terrorism by Pakistan and its doctrine of building India by 1,000 cuts exposes its hollow rhetoric and the rhetoric of commitment to the UN Charter. India has every right to defend itself from such cross-border terrorism. Pakistan will have to accept that there are consequences to its sponsorship of cross-border terrorism. Pakistan's harnessing of the malevolent forces of terrorism, religious extremism, violent radicalism, and anti-India rhetoric has continued unabated since its creation. The facts in this regard are on public record and need no further elucidation. Pakistan must credibly and irrevocably end its support for all forms of terrorism. We continue to demonstrate our commitment to the purposes and principles enunciated in the UN Charter. In conclusion, India would like to reiterate that reforming the UN, particularly the Security Council, is critical to its continued relevance and legitimacy. I thank you, Mr. President. ईद उल अजहा पर गाय की कुर्बानी ना करने के बंगाल गवर्नमेंट के फैसले का एहतराम करेंगे, लेकिन कानून हर मज़हब के लिए बराबर होना चाहिए। इन बातों का इजहार फुरफुरा शरीफ क्लरिक तोहा सिद्दीकी ने किया। इस स्टेटमेंट के बाद इक्वल लॉज और रिलीजियस रूल्स पर नई बहस शुरू हो गई है। माशाअल्लाह, बकरीद हम जैसे अगले साल बनाते हैं, हर साल बनाते हैं, ऐसे हम कुर्बानी का कुछ बनाएंगे। ये साल में नया सरकार आए, गाय कुर्बानी करना निषेध कर दिया। हम लोग जरूर कोर्ट का आइन मानेंगे, मानना हमारे लिए जरूरत है, हर आदमी के लिए जरूरत है। यहाँ गाय जमा करना निषेध है, लेकिन बंगाल से और इंडिया से गाय जमा करने के बाद और उन राष्ट्रों में जो भेजते हैं, निवेश करते, ये तो सही नहीं है। आइन तो सबको लिए समान है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आइन सबको लिए समान है, ये देखना चाहिए। ऐसा नहीं, कोर्ट का आइन हम सर में ले लिया, आइन जो है वो मानेगा, लेकिन आइन एक आदमी के लिए एक है और दूसरा आदमी के लिए और एक है, ये तो सही नहीं। इंडिया का बीफ हर रास्ते में जाता है, व्यवसाय बनाता है, वो कैसे होगा? वो कुर्बानी सबको है, निषेध करना जरूरत है। हकीमपुर बॉर्डर पर कई इलीगल माइग्रेंट्स बांग्लादेश वापस जाने के लिए जमा हो गए। बंगाल गवर्नमेंट की एंटी इन्फिल्ट्रेशन ड्राइव के बाद मूवमेंट तेज़ हो गई है। बॉर्डर एरियाज में सिक्योरिटी और मॉनिटरिंग अभी बढ़ा दी गई है।
হচ্ছে শুনছি বাংলাদেশের লোক রাখবে না বলে চলে যাচ্ছে, এখন যান বাঁচানি খরচ চলে যায়, কি করবো, গরিব মানুষ এই দেশে বই যায় তাই খেতে হবে, এটা দিয়েছি। ওই রঙের কাজ করতাম, ওই জঙ্গল সাফ করার কাজ করতাম। কত বছর আগে আসছিলেন? এই ধরো 1 বছর হয়ে গেছে। 1 বছর আগে আসছিলেন, তা এখন ফিরে যাচ্ছেন কেন? এখন ফিরে যাচ্ছি, ওই এই সরকার আর কি বলছে দেশের মানুষ দেশে চলে যাও। ডোমজোর হাওড়া জেলা। কতদিন ধরে থাকতেন এখানে? এখানে 1 বছরের মতন আসছিল। এখন কোথায় যাচ্ছেন? বাংলাদেশে যাচ্ছি। এখানে এসেছিলেন কোথা দিয়ে? এই সাক্ষীরাত থেকে পার হলাম এই নিচে দিয়ে, হারিয়ে আনলাম। এই 1 বছরের মতন ছিলাম, এখন চলে যাচ্ছে। কি কাজ করতেন? কাগজ পুরানো ভাঙড়ির কাজ করতাম। हिमाचल प्रदेश के शिमला में हीट वेव के बीच मैसिव टूरिस्ट रश देखने को मिल रहा। सिर्फ 2 दिनों में 6 लाख से ज़्यादा व्हीकल सिटी में इंटर हुए। ट्रैफिक प्रेशर बढ़ने पर पुलिस ने स्पेशल ट्रैफिक प्लान भी तैयार कर लिया है। वेव चल रही है आजकल, तो उसके चलते टूरिस्ट की जो संख्या है, उनका जो नंबर है वो अपवर्ड्स शिमला की तरफ काफ़ी बढ़ गया है। यदि मैं डेटा की बात करूं तो पिछले ही हफ्ते में 18 मई से लेकर 24 मई तक का जो डेटा है उसमें 1,54,450 गाड़ियां जो हैं वो शिमला में हमारे जो 3 एंट्री पॉइंट्स हैं अलग अलग वहाँ से आई हैं, सोलन साइड से, बिलासपुर साइड से और किन्नौर वाले साइड से। और इसमें से 1,04,260 गाड़ियाँ सिर्फ और सिर्फ सोलन साइड से, सोलन टू शिमला और शिमला टू सोलन वाले रूट की ही हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि इट्स अ वेरी ह्यूज नंबर जिसमें टूरिस्ट इनफ्लो हो रहा है। और जहाँ तक की बात रही इस मंथ की ब्रेकअप की, यदि मैं 1 मई से लेके 24 मई तक की बात करूँ तो ऑलमोस्ट जो हमारे डिफरेंट एंट्री पॉइंट्स है वहाँ से आने जाने वाली व्हीकल्स की संख्या 6,31,000 तक पहुँच चुकी है, जिसमें से जो हमारा सोलन से शिमला, शिमला से सोलन ही अकेला 3,70,000 के आसपास इस महीने में जो है टूरिस्ट का इन्फ्लो आया है। तो इतने मैग्नानिमस नंबर को संभालने के लिए जो शिमला पुलिस है वो अपनी पूरी स्ट्रेटजीज लगा रही है। एक जो हमारी मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच है हम उसको अमल में ला रहे हैं। और जैसा कि आपने देखा है कि इतना ज़्यादा नंबर होने के बावजूद भी, इतना ट्रैफिक होने के बावजूद भी जो है हमें ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने में अभी तक सफलता हासिल हुई है। तो जो हमारी मल्टी प्रॉन्ग्ड स्ट्रेटजीज हैं उसमें सबसे पहले हमने ट्रैफिक राइडर्स जो हैं उनका नंबर बढ़ाया है। ट्रैफिक राइडर्स हमारे एक्सपीरियंस में आर वेरी इफेक्टिव इन मैनेजिंग द ट्रैफिक, क्योंकि ये मोबाइल होते हैं, दे आर क्विक, और कहीं पे भी कोई ब्लॉकेज आता है तो दे इजीली ऑपरेट देयर। तो ट्रैफिक राइडर्स जो है हमने बढ़ाए हैं। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि हमारे बहुत सारे इंटरसेप्टर व्हीकल्स भी हैं, वो डिफरेंट सेक्टर्स में शिमला के प्लाई कर रहे हैं। एंड दे आर इंश्योरिंग कि जो ट्रैफिक जो है उसके नियमों की अनुपालना की जाए, कोई वायलेशंस बहुत ज़्यादा कोई ना करे, और जो है एक सेंस के साथ जो है लोग ड्राइविंग करें। इसके साथ साथ जो सुपरविजन की बात की जाए तो पूरे शिमला सिटी को 5 सेक्टर्स में बांटा गया है, और हर एक सेक्टर में एक एनजीओ ग्रेड 1 अफसर जो है वो इसको देख रहा है। और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने फिक्स की है कि वो जो अपने अंडर कमांड्स हैं, जो उनके ड्यूटी पॉइंट्स हैं, उनसे अच्छे से ड्यूटी लें, और यदि कोई भी किसी तरीके का ब्लॉकेज है, ट्रैफिक में प्रॉब्लम है तो उसको एड्रेस करें। इसी के साथ साथ मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि हमने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज भी लगाई हैं, लोगों से आह्वान भी कर रहे हैं हम, जैसे कि जो हमारे टूरिस्ट जो नारकंडा, कुफरी, रामपुर इस एरिया के लिए घूमने आते हैं, ठियोग वाली साइड को घूमने आते हैं, हम उनसे आह्वान कर रहे हैं कि आप शोगी मैली बाईपास का यूज़ करें और सिटी क्या जो कार्ट रोड है उसमें ना अंदर आए, जिससे कि जो है हमारी जो ट्रैफिक। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची में ईद उल अजहा से पहले बकरों की जबरदस्त सेल देखने को मिली। उलुंदुरपेटी वीकली मार्केट में सिर्फ 3 घंटों के अंदर 6 करोड़ रुपए से ज्यादा के गोट्स बिक गए। बकरीद शॉपिंग ने मार्केट में रिकॉर्ड रश पैदा कर दिया है।
राजस्थान हाई कोर्ट ने आसाराम बापू की लाइफ सेंटेंस को बरकरार रखा है, लेकिन गैंगरेप चार्जेस से बरी कर दिया। को अक्यूज्ड को भी कोर्ट ने एक्विट कर दिया। कोर्ट वर्डिक्ट के बाद केस फिर हेडलाइंस में आ गया। आसाराम प्रकरण में आसाराम जी के लिए कैसा रहा ये तो आसाराम जी और उनके जो भी पैरोकार थे वो बता पाएंगे, लेकिन जहां तक रही बात जजमेंट की, तो जजमेंट जो है वो पार्टली एक्यूज के फेवर में है, पार्टली विक्टिम के फेवर में है। सिंस द टू एक्यूज पर्सन्स हैव ऑलरेडी बीन एक्यूडेड बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट, संचिता और शरद को जो है दोष सिद्धि अपास्त की गई है, और जब उनकी दोष सिद्धि अपास्त हो गई तो निश्चित तौर पर अभियुक्त आसाराम की जो गैंग रेप का जो चार्ज था वो सस्टेन नहीं कर पाएगा और नहीं कर रहा है, उसमें उनकी जो है वो नहीं रहा। और धारा 120 भी जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का चार्ज था वो भी नहीं रहा, क्योंकि आपराधिक षड्यंत्र रचने के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना जरूरी है। इसी तरीके से धारा 34 कॉमन इंटेंशन का जो चार्ज था, उस चार्ज के अनुसार भी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का समूह का होना जरूरी है, वो भी नहीं था। तो इन धाराओं में अभियुक्त आसाराम को निश्चित तौर पर कुछ राहत मिली है, परंतु जो सजा का जो पहलू है उसमें 376 बलात्कार के रेप के ऑफेंस को जो है माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा माना है, और जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा, जो माननीय विचारण न्यायालय द्वारा जो उनको कन्विक्शन किया गया था विद रिगार्ड टू पनिशमेंट अंडर सेक्शन 376 ऑफ द इंडियन पेनल कोड, दैट जजमेंट टू दैट एक्सटेंट दैट कन्विक्शन हैज बीन सस्टेन्ड। देखिए, निश्चित तौर पर बहुत स्ट्रांग एविडेंस पत्रावली पर थी, बहुत निश्चित एक बहुत ही पत्रावली पर हमारी जो है वो साक्ष्य बहुत अच्छी थी, इन्वेस्टिगेशन भी बहुत अच्छा हुआ था। तो इन सब पहलू को देखते हुए माननीय विचारण न्यायालय द्वारा भी एक बहुत विस्तृत 454 पेज के फैसला देते हुए उसको दोष सिद्धि की थी। और चूंकि एक लंबी बहस के दौरान उनके द्वारा करीबन 12-13 दिन की लंबी बहस के दौरान कई पहलुओं को उठाया गया, जिनका हमारे द्वारा भी बहुत अच्छे तरीके से खंडन किया गया और माननीय न्यायालय के समक्ष बताया गया कि किस तरीके से एक सुनियोजित तरीके से ये अपराध कारित किया गया है। और सारी तथ्यों परिस्थितियों को देखते हुए, जो मटेरियल फैक्ट अवेलेबल था रिकॉर्ड पर, उन सारी चीजों को देखते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आज आसाराम द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया। सह अभियुक्त आसाराम के जो साथ जो थे वो संचिता और शरद, उन दोनों की अपील को जो है कोर्ट ने आज अलाउ किया है और उनके कन्विक्शन को सेटिस्फाइड किया है। केरला में CMRL मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने फॉर्मर मिनिस्टर PA मोहम्मद रियाज के कोझिकोड रेसिडेंस पर सर्च ऑपरेशन किया। PA मोहम्मद रियाज एक्स CM पिनराई विजयन के दामाद हैं और केस ने केरला पॉलिटिक्स में नई हलचल पैदा कर दी है। दिल्ली में हाई कमांड के साथ क्या बात हुई, इसकी किसी को डिटेल नहीं है। रणदीप सरजेवाला आज बेंगलुरु आकर सिचुएशन पर क्लैरिटी देंगे। कर्नाटका होम मिनिस्टर जी परमेश्वरा ने इन बातों का इजहार किया और कर्नाटका पॉलिटिक्स में सस्पेंस बरकरार है। हाई कमांड मीटिंग के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। ನಿನ್ನೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ನವರು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಕರೆದಿದ್ರು. ಅವರು ಸುಮಾರು 3-4 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ AICC ಕಚೇರಿ, ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೈಕಮಾಂಡ್ನವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದರು. ಒಳಗಡೆ ಏನು ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ತಾವು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಂದಾದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಏನು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಆಗುತ್ತೆ. ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು KC ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಮತ್ತು ಕೌನ್ಸಿಲಿಗೆ
ನೇಮಕ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಅವರು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಏನು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು, ಒಳಗಡೆ ಏನು ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಏನನ್ನು ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಅನಧಿಕೃತ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದಾದಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನು ತೀರ್ಮಾನ, ಅವ್ರು ಏನು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ಕಾಯ್ದು ನೋಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಈಗ ಅಪ್ರಸ್ತುತ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೈಕಮಾಂಡೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಯಾರೇ ಏನು ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅದು ಅಪ್ರಸ್ತುತ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತೋ ಮೊದಲಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತೀರ್ಮಾನ ನಾವೆಲ್ಲ ಬದ್ಧವಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ. ನಾನು ಯಾರನ್ನು ಭೇಟಿನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆ ಏನು ಚರ್ಚೆ ನಡೀತು, ಏನು ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮಗೆ ಅದರ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಮತ್ತು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. कुर्बानी के दौरान पर्दे ज़रूर यूज़ होना चाहिए ताकि दूसरों को डिस्टर्बेंस ना हो। दूसरों के जज्बात का एहतराम भी ज़रूरी है। इन बातों का इजहार कांग्रेस लीडर हुसैन दलवाई ने किया है और थाने बकरी डिस्प्यूट पर भी बात की। पॉलिटिकल स्टेटमेंट ने डिबेट को और गर्म कर दिया है। रिलीजियस फ्रीडम vs पब्लिक सेंसिटिविटी डिस्कशन अब तेज़ हो रही। ऐसा है कि वो वहाँ को पर्दे वगैरह लगा के कुर्बानी करनी चाहिए। ऐसा है, कुछ लोगों को देखना भी मुश्किल होता है और वहाँ जैन लोग ज़्यादा हैं। जैन लोगों का ऐसा है, कबूतर तुम पालो हम सुरक्षित रहेंगे, इस तरह का जैन लोगों का रहता है। तो उनकी भी भावना है, उसके भी कदर करनी चाहिए। पर्दे लगा के कुर्बानी करिए और मुसलमान वो करेगा। इसी के साथ हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरें इख्तिताम को पहुंचती हैं। अल्लाह हाफिज।